नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिसार पहुंचे राहुल गांधी। बोले मोदी कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, घबरा गए हैं तभी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे के करीबी सहयोगी ने अपना पाला बदल लिया है। खबर में आगे जिक्र होगा कि कृषि कानून को फिर लागू करना चाहती है सरकार। खड़गे बोले 750 किसानों की शहादत भूल नहीं पाएंगे। आगे जिक्र होगा कि व्यापम घोटाले को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की नियुक्तियां रद्द और कांग्रेस ने मांगा शिवराज देवड़ा का इस्तीफा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भारत में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। सीएम शिंदे और नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखेंगे तो ऐसी खबरें आप तक पहुंचेंगी सबसे तेज। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा में दहाड़े हैं राहुल गांधी और कहा है कि मोदी कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो घबरा गए हैं तभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, अफसरों की जेब में पैसा गया, थोड़ा पैसा उधर गया, अडानी को हथियार खरीदवाते हैं। अब इन्हें ये भी चिंता हो गई कि जवानों को पेंशन भी देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर आ गए। अडानी हथियार नहीं बनाता, ये इजराइल से लेता है और इन विदेशी हथियारों पर लेवल अडानी का लगता है। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसका नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब जवानों की पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों गरीबों को सीधे रुपए दूंगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले गरीब लोगों की जेब में पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर डाल दूंगा। मैं ये छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। जितना पैसा इन्होंने अंबानी अडानी को दिया है उतना पैसा मैं निकाल कर किसानों और गरीबों को दूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के किसान को जानता हूँ, मैंने खेती की है। भाजपा सरकार में किसानों से उनका हक छीना जाता है, आपको आपकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता। अरे ये पैसा किसी न किसी की जेब में तो जा रहा है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को रोना पड़े, मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। हिंदुस्तान का किसान मर जाएगा लेकिन आंसू नहीं निकलने देते। मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए गए हैं। आपने अंबानी की शादी देखी, करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई अमेरिका से आकर नाच रहा है, वहाँ सब बड़े लोग थे, गरीब किसान नहीं दिखा। इसीलिए अवधेश ने इन्हें पटका है। और जो अयोध्या से जीता है, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, वहाँ आदिवासियों को घुसने नहीं देते, मजदूर को आने नहीं दिया, किसान को आने नहीं दिया। अब बड़े लोग सारे आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी जमकर हमलावर नजर आए हरियाणा में और दहाड़े हैं राहुल गांधी। जिसके बाद अब हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत थोड़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, पंकजा मुंडे के करीबी सहयोगी ने पाला बदला। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। एक और नेता ने पार्टी बदल लिया है और इस दल बदल से भारतीय जनता पार्टी और पंकजा मुंडे को झटका लगा है। पंकजा के लंबे समय से विश्वास पात्र माने जाने वाले राजाभाऊ फड ने बीजेपी का दामन छोड़कर बुधवार को पार्टी नेता शरद पवार की मौजूदगी में एनसीपी एसपी में वो शामिल हो गए। राजाभाऊ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपने उन एनसीपी नेताओं पर अप्रत्यक्ष हमला भी किया जिन्होंने अलग होकर सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि राजाभाऊ फड पिछले 25 साल तक परली में सरपंच रहे हैं और राष्ट्रीय समाज पक्ष के पूर्व युवा अध्यक्ष भी हैं। अब वो पंकजा मुंडे से परली सीट हासिल करने के लिए हमारी पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कृषि कानूनों को फिर लागू करना चाहती है सरकार। खड़गे बोले 750 किसानों की शहादत भूल नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, बीजेपी की बड़बोली सांसद कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए बयान से देश में फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। कंगना ने कहा कि कृषि कानूनों को फिर लाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम 750 किसानों की शहादत भूल नहीं पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का एहसास नहीं हुआ। 3 काले किसान विरोधी कानूनों
को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया। ये भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे। खड़गे ने आगे लिखा कि इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों में किसानों पर खुद प्रधानमंत्री द्वारा संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। मोदी जी की बयानबाजी के चलते उनके मंत्रियों और सांसदों व दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की नियुक्ति कर दी गई है रद्द। कांग्रेस ने मांगा शिवराज और देवड़ा का इस्तीफा। व्यापम महाघोटाला से जुड़ी बड़ी खबर। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महाघोटाला से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में 12 साल पहले भर्ती किए गए 45 कांस्टेबल की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। इन आरक्षकों की नियुक्तियां अवैध थी, लेकिन 12 साल से ये अवैध रूप से बतौर ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य के परिवहन सचिव CB चक्रवर्ती ने 19 सितंबर को नियुक्तियां निरस्त करने संबंधी आदेश जारी किया था। हालांकि ये आदेश सामने आया है, इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि यदि नियुक्तियां अवैध थी तो निरस्त क्यों की गई, और यदि अवैध थी तो इसका जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। मामला सामने आने पर यादव ने कहा कि व्यापम ने साल 2012 में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा ली थी। 12 साल बाद सरकार ने 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की। सरकार ने कोर्ट में जिरह के दौरान नियुक्तियों को वैध ठहराया था। अगर नियुक्तियां वैध थी तो अब निरस्त क्यों की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। CM शिंदे और नीतीश राणे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। जहां दोस्तों मुंबई के एक निवासी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा विधायक नीतीश राणे के खिलाफ मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने और नफरत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस्लामोफोबिया फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता एजाज नकवी ने बांद्रा निवासी मोहम्मद बासी सईद द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका का उल्लेख अदालत के समक्ष किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। RSS ने चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ किया। बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीदा। हेमंत सोरेन का बयान। जहां दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना चूहों से की और बीजेपी और RSS पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष का बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की इसमें संलिप्तता होने का दावा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन विपक्ष के सामने दोस्तों यहाँ पर सरकार पर बरसे हैं चिदम्बरम। जी हाँ दोस्तों, देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता P चिदम्बरम ने यहाँ पर बेबाकी से अपनी विचार व्यक्त किए। चिदम्बरम ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरी लड़ाई पैसा और पावर के खिलाफ थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जब देखा गया कि उनकी संस्थाएं विपक्षी दलों के खिलाफ काम करती रहीं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेनेजुएला के बारे में जो शिकायत करते हैं, लेकिन विपक्ष के सामने खड़ी की जा रही मुश्किलों के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करता। हमारा लक्ष्य था कि अगर हम बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोक देते हैं तो ये हमारी सफलता होगी और हमने अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस को मिली सीटों पर बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि तमिलनाडु या केरल के नतीजों को देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ हद तक कर्नाटक और तेलंगाना में गिरावट देखकर अचंभा जरूर हुआ, लेकिन हिंदी पट्टी में कांग्रेस की सफलता देखकर जरूर आश्चर्य हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का PM मोदी पर हमला। PM मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी कर रहे हैं और 10 साल तक उन्हें इस बारे में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुणे दौरे से पहले उनसे 4 सवाल पूछे। हालांकि पुणे में भारी बारिश की वजह से बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने के लिए तर्कों के साथ अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस पर आज तक कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के दौरे से पहले सोशल मीडिया मंच X पर उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र
क्षेत्र से निर्माण इकाइयों का पलायन रोकने को लेकर महायुति और मोदी सरकार की विफलता का क्या कारण है। उन्होंने दावा किया कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण के केंद्र पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचे के कारण विनिर्माण इकाइयों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या 75 साल में रिटायरमेंट का कानून पीएम मोदी पर होगा लागू? आरएसएस चीफ को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता के हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, सियासी पारा हाई, पार्टी को दी बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका प्लान क्या है, वो किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो INDIA यानी कि इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे और इसी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी के इस जवाब से तेजस्वी यादव जरूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाल में मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें चल रही थी। सियासी गलियारों में बात निकल कर आ रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में चले जाएंगे, लेकिन अब सारी अटकलों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मुकेश के इस ऐलान से बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रद्द हो राहुल गांधी का पासपोर्ट, बीजेपी सांसद की ओम बिरला को चिट्ठी, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर अभी भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। उनके वहां दिए बयानों पर देश में सियासत जारी है और अब इसी कड़ी में एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी का पासपोर्ट ही रद्द करने की मांग कर दी है। उनका तर्क है कि राहुल विदेशों में जाकर कुछ भी बोलते हैं, देश का अपमान करते हैं, ऐसे में सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। असल में राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भाषणों से देश के आम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। देश के बाहर जाकर देश का ही अपमान करने का हक राहुल गांधी को किसने दिया? सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए, वरना राहुल को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना, अन्याय हुआ, जम्मू में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने सोपोर में एक रैली के दौरान जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड को चुनाव से पहले बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएगा। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इतिहास में 1947 के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में परिवर्तित किया गया, लेकिन ये पहली बार है जब एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता संग्राम, भाजपा ने हरियाणा में बेरोजगारी की महामारी फैलाई, प्रियंका गांधी ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवा बर्बाद हो रहे हैं। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं और भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएगी तथा पलायन और परिवारों की बर्बादी रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी अपने विरोधियों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगी है, अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
विपक्ष अजय राय ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगी है। और दोस्तों आपको बता दें कि राय ने कहा कि बीजेपी केवल अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने और फंसाने के लिए सारा काम कर रही है। जो बीजेपी के साथ है वो साफ सुथरा है, दूध का धुला है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में काम करने वाली महिला के साथ बीजेपी नेता के बेटा ने रेप किया, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोगों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाली 20 साल की महिला के साथ 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौक़ों पर 9 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक रेप किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में 7 लोगों का नाम लिया था और इस मामले में 2 आरोपित अज्ञात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते ही चली गई करतार सिंह तंवर की विधायकी। दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर ने लिया एक्शन। जी हां दोस्तों, छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर को दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता 10 जुलाई को खत्म हो रही है और तंवर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विस्फोटक बयान। कहा, मोदी योगी मोहन भागवत मुझे दबाने, देश विदेश में आतंकी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी, योगी जी, हेमंत विश्व शर्मा, मोहन भागवत मुझे दबाने के लिए देश विदेश में आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। उनको कौन दंड दे? दरोगा के शह पर चोर बढ़े तो कौन रोकेगा? उनके भी दंडित होने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे 1 लाख इंद्र भी दबोचना चाहें, दबोच नहीं सकते हैं। इन्हें शंकराचार्य वो चाहिए जो यस मैन हो, ये संभव नहीं है। ये बात राजधानी में रावा भाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पत्रकारों से उदाहरण स्वरूप कही, जिसमें उनसे प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सत्ता और विपक्ष संरक्षण देना बंद कर दे तो अपराध होना स्वयं कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर दुष्कर्म जैसे अपराध को रोकना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति विधायक सांसद तब बन पाता है जब अराजक तत्वों का गठबंधन हो। इसके साथ ही उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सवाल पर कहा कि ऐसे लोगों को दुर्योधन और दुशासन की तरह सजा मिलने की उन्होंने बात कही। तिरुपति लड्डू विवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि सत्ता लोलुपता की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अराजक तत्वों का सभी क्षेत्रों में प्रवेश हो चुका है, धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश हो चुका है। ये हिंदू धर्म को विलुप्त करने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में फिर आने वाला है ऑड इवन। नवंबर में कृत्रिम बारिश कराने को भी तैयारी, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली पर नए साल के जश्न के दौरान होने वाले प्रदूषण को लेकर सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। हर साल दिल्ली में ये बड़ी समस्या बन जाती है। इसे देखते हुए आतिशी सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने के संकेत दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर दिल्ली में AQI का स्तर 450 से अधिक होता है तो ऑड इवन लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जो भी एजेंसी, निजी निर्माण एजेंसी, कंपनी, सरकारी कर्मचारी प्रदूषण को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा काम करेगी, उसे प्रोत्साहित करने के लिए हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी सरकार को याद दिलाए कटीले तार, गोले, कीले और बंदूकें। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान पर दिए गए बयान से देश में फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध की एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिर से 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू करने की बात हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत का बयान बनेगा कांग्रेस का हथियार, बीजेपी पर 2 तरफा हमला, हरियाणा चुनाव पर होगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया है जिससे तुरंत ही पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे हरियाणा चुनाव में हथियार के रूप में लपक लिया है। दरअसल मंडी से लोकसभा सांसद कंगना ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की पैरवी की है जिसे केंद्र ने किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। कंगना का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है। आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक्स पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बयान उनकी
निजी बयान है। रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर भाजपा की सोच को नहीं दिखाता है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश, सुरजेवाला ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार है और मुख्य विपक्षी दल को फिर से वर्ष 2005 की तरह बड़ा जनादेश हासिल होगा जब उसे 90 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें मिली थी।